एक बच्ची होती है जिसकी उम्र 15 साल होती है। वो एक दिन बैठकर अपनी सहेलियों से बात कर रही थी कि मैं जिस घर में जाऊंगी शादी करके तो उस घर की बहुत सेवा करूंगी, मैं अपने सास ससुर की बहुत सेवा करूंगी, मैं अपने पति की बहुत सेवा करूंगी। वो अपनी सहेलियों से कहती है कि मुझे ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो मेरी सारी खुशियाँ पूरी करे, सारी ख्वाहिशें पूरी करे। मेरी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, बस मुझे खुश रखे। वो अपनी सहेलियों से ऐसे ऐसे बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़के की 16 साल उम्र होती है और उसकी शादी कर दी जाती है तो उसके ससुराल में जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसने भी इस घटना को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके पैरों से जमीन खिसक गई कि आखिर एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी घटना जानने के लिए आप मेरी घटना में बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद के एक गांव लगता है अकलपुर। अकलपुर में एक व्यक्ति रहता था जो व्यक्ति मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस व्यक्ति के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम अवधेश था और पिछला बेटा जो था उसका नाम प्रशांत था और सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम संदीप था। ये तीनों ही भाई आपस में घुल मिल कर रहा करते थे। लेकिन अवधेश जो होता है जिसकी उम्र 20 साल थी और इसके जो भाई थे 2 संदीप और प्रशांत, उनकी उम्र अभी कम थी, वे स्कूल में जाया करते थे। अब इसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं अवधेश से कि बेटा तुम भी कमा लो, कुछ बस की नहीं है, मैं कब तक तुम्हें करके खिलाऊंगा और कब तक मैं मजदूरी करूंगा, मेरी उम्र हो चुकी है। अब जब अवधेश इस बात को सुनता है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पिता उसे हर बार कहते हैं कि बेटा तुम भी कुछ कर लो, मेरे कंधों पर सारी जिम्मेदारी है, तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभा लो। मगर अवधेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके पिता जो होते हैं वो बहुत परेशान रहने लगते हैं और परेशान रहने लगते हैं तो वे सोचते हैं कि मैं इस अवधेश का क्या करूं। इसकी उम्र भी 20-21 साल हो गई है और ये काम पर भी नहीं जाता है और इसके 2 भाई भी हैं, उनका क्या होगा। तो इसके पिता जो होते हैं वे सोचते हैं कि मैं अवधेश की शादी करा देता हूँ, शादी कराने के बाद शायद ये सुधर जाए, शायद ये सही हो जाए और शायद ये काम करने लगे। अब अवधेश के जो पिता होते हैं वे शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। हालांकि कई रिश्ते आते भी हैं उनके बेटे के लिए, लेकिन जो उसके पिता होते हैं वे रिश्ते लेते नहीं हैं और वे और रिश्ते देखने लगते हैं। तभी जावा से एक रिश्ता आता है जो एक बिचौलिया होता है, तो वो रिश्ता भेजता है कि एक रेशमा नाम की लड़की है जिसकी उम्र 16 साल है और उसका फोटो भेजता है। जब अवधेश के पिता उसका फोटो देखते हैं तो पहली ही बार में देखकर उसे हाँ कर देते हैं, क्योंकि रेशमा जो होती है एक सुशील और चंचल और एक अच्छी नेचर की लड़की होती है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, उसका पहनावा भी बहुत अच्छा होता है। जब उसके पिता ये चीज़ देखते हैं तो इसे तुरंत हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद जब बिचौलियों को बताते हैं तो बिचौलिया जो होता है वो रेशमा के घर पर बात करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे एक रिश्ता है। तो जब रेशमा के घर वाले लड़के को देखते हैं अवधेश को तो वे भी हाँ कर देते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता है कि अवधेश जो है ये निठल्ला है और ये कुछ काम नहीं करता। अब रेशमा जो थी उसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी। 16 साल होने के बाद उसकी शादी अवधेश से करा दी जाती है। अवधेश से उसकी शादी सन 2012 में हुई थी। अब रेशमा जब अवधेश से शादी करके अपने ससुराल आती है तो वो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है और अपने जो उसके छोटे छोटे देवर थे उनकी भी बहुत सेवा करती है, अपने पति की भी सेवा करती है। वो जैसा जीवन चाहती थी शायद वो सोच रही थी कि मुझे ऐसा ही जीवन मिलेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा ही परिवार मिल चुका है, मुझे ऐसा ही ससुराल मिल चुका है। वो उनका बहुत ध्यान रखती थी और उनका हर टाइम जो भी वे कहते थे उनके लिए करती थी। मगर अवधेश जो था ये अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। इसके पिता जो होते हैं इससे फिर कहते हैं कि बेटा तुम कुछ कर लो, तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारे कल को बाल बच्चे भी होंगे। तो अवधेश जो होता है फिर से कानों पर टाल देता है और अपने पिता की बातों को अनदेखा कर देता है। अब वो पैसे जो होता है वो अपने पिता से नहीं लेता था, वो जो उसकी पत्नी थी रेशमा उससे लेता है। अब वो रेशमा से पैसे मांगा करता था तो रेशमा जो होती थी वो दे दिया करती थी। वो सोचती थी कि मेरे पति के लिए ही तो पैसे हैं, अगर अब नहीं तो कुछ दिन बाद कमा लेंगे। वो ये आस लगाए बैठी थी कि शायद एक दिन ये सुधर जाएगा और ये काम करने लगेगा। अब उसके पिता जो होते हैं इधर वे बहुत परेशान होते हैं कि शादी करने के बाद भी अवधेश सुधर नहीं रहा है और इधर रेशमा जो होती है उसे लगातार पैसे देती रहती है। अब ये अवधेश जो होता है हर रोज़ रेशमा से पैसे मांगा करता था, मगर एक दिन रेशमा जो होती है वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो मैं मायके से लेकर आती हूँ वो आपको दे दिए और जो मैं मायके से लेकर आई थी वे भी आपको दे दिए। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दूँ। तो अवधेश जो होता है अवधेश को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद उसकी मारपीट करता है और उसे डंडों से पीटता है। डंडों से पीटने के बाद वो घर छोड़कर चला जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम ही रहो यहीं पर। रेशमा जो होती है बेचारी बहुत परेशान हो जाती है, शायद उसने गलत किया ये सोचकर वो अपने आप को ही कोसने लगती है।
लेकिन अवधेश सांझ को फिर वापस आ जाता है और वापस आता है तो देखती है कि वो पी कर आता है, वो नशे में धुत होता है और नशे में धुत होने के बाद वो फिर से रेशमा की मारपीट करता है रेशमा के साथ। तो जो रेशमा होती है वो बेचारी परेशान हो चुकी थी। इधर इसके पिता जो होते हैं वो बहुत परेशान रहने लगते हैं और जो उसकी माता है वो बीमार होने लगती है। अब जो इसके पिता थे वे एक दिन अचानक दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब अवधेश के सर से एक पिता का साया भी उठ जाता है और कुछ दिनों ही बाद उसके सदमे में, अपने पति के सदमे में, उसकी जो वाइफ होती है, माँ होती है अवधेश की, वो भी दुनिया छोड़कर चली जाती है। अब अवधेश के घर में अवधेश की पत्नी और अवधेश के 2 भाई बचे थे। अब अवधेश जो होता है अपने भाइयों को भी नहीं रोकता था। इसके भाई भी जो थे अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये अपनी भाभी पे हर बार जो खाना अच्छा नहीं बनाया, रोटी अच्छी नहीं बनी है, चाय अच्छी नहीं बनी है, इस चीज़ को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे। अवधेश ये चीज़ देख रहा होता है बैठकर, वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो अपने भाई को भी नहीं रोकता था और अपना आप भी नहीं रुकता था और जो ऐसे ही चलता रहता है। उसका भाई जो होता है अरविंद उसे कॉल करके पूछता है कि बहन सब कुछ सही है, लेकिन रेशमा जो होती है वो अपने भाई को कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि भैया यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप बताइए। रेशमा को बताना चाहिए था कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं बताती है। अभी अरविंद जो होता है ये अपनी बहन को कहीं ना कहीं जानता था कि इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये मायूस सी रहती है, लेकिन वो क्या कर सकता था क्योंकि रेशमा जो होती थी वो उसे कहती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अवधेश जो होता है एक दिन फिर पी कर आता है और अपनी पत्नी रेशमा के साथ मारपीट करता है। और जैसे आस पड़ोस के लोग होते हैं उन्हें सही नहीं लगता, वे सोचते हैं कि इसके भाई को फ़ोन करना चाहिए, रेशमा के साथ यहाँ बहुत गलत हो रहा है। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे अरविंद को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहन के साथ यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब अरविंद जो होता है, ये जो घटना होती है रात की होती है 5 अगस्त सन 2024 की, लेकिन अरविंद जो होता है 6 अगस्त सन 2024 को रेशमा के घर पहुंचता है, रेशमा के ससुराल पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि बाहर से कुंडी लगी हुई है घर की। तो वो कुंडी खोलता है। कुंडी खोलने के बाद वो आवाज़ लगाता है कि भैया, वो आवाज़ लगाता है कि दीदी आप कहाँ पर हो। तो रेशमा बोलती नहीं है, वो जीजा जी को आवाज़ लगाता है, जीजा जी भी नहीं बोलते। तो ये अंदर जाता है। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद जब वो कमरे की तरफ जाता है तो कमरे की तरफ देखता है तो उसकी बहन पड़ी हुई होती है एक घायल अवस्था में। जब ये चीज़ देखता है तो वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। एम्बुलेंस को फ़ोन करने के बाद वो अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसे देखते हैं तो डॉक्टर उसे तुरंत मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें जान है ही नहीं। अरविंद जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और परेशान हो जाने के बाद वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और रेशमा को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जो होती है वो रेशमा के ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद वो घर की तलाश घर में देखती है तो घर का जो माहौल होता है वो बहुत ही बेकार होता है। वो देखती है कि इसका जो पति है अवधेश वो भी फरार है, उसके 2 देवर हैं वे भी फरार है, वे भी नहीं है। अब पुलिस वाले उनकी तलाश करने लग जाते हैं। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस वालों की रूह कांप जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब पुलिस वालों को दी जाती है तो वे देखते हैं कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। उसके पेट में एक 8 इंच का बेलन पड़ा हुआ है जो कि वो उसके प्राइवेट पार्ट से डाला गया है। पुलिस वाले जब इस चीज़ को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वे एकदम सन्न रह जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया। क्या उसके पति ने उसके साथ ऐसा किया, क्या उसके देवरों ने उसके साथ ऐसा किया। अब पुलिस जो होती है वो सख्ती से और पूरी टीम लगा देती है और जी जान लगा देती है उन्हें ढूंढने में कि कॉल डिटेल निकाली जाती है, उनकी फ़ोन लोकेशन निकाली जाती है। फ़ोन लोकेशन निकालने के बाद जब पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने रेशमा के साथ क्या किया। पहले जो रेशमा के देवर होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं तो रेशमा के देवर जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम भाभी के साथ गलत व्यवहार जरूर करते थे, उनके साथ मारपीट जरूर करते थे, लेकिन हमने उन्हें नहीं मारा है। अब पुलिस वाले अवधेश से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो अवधेश जो होता है वो बताता है कि साहब मुझसे गलती हो गई और मैं पी कर आया था और पीने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ रोज़ मारपीट करता था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ ज़्यादा ही हो गया। और वो बताता है कि पहले उसने उसके हाथ पैर बांधे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और पीने में इतना धुत हो गया था उसको कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो एक बेलन लाता है, उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट में बेलन डाल देता है और उसके पेट में चला जाता है। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और पुलिस वाले जो होते हैं उन तीनों को जेल भेज देते हैं और जेल भेजने में उन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में लग जाते हैं। यहाँ पर रेशमा जो होती है अगर ये पहले ही अपने घर बता देती, अपने भाई से बता देती कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, शायद वो आज इस दुनिया में होती।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको जागरूक करना था और आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।